मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों से पहले मध्य प्रदेश में बैठकों के दौर जारी हैं। मंगलवार को पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के बंगले पर पूर्व मंत्रियों का महामिलन हुआ। गोपाल भार्गव के बंगले पर पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन और पूर्व मंत्री विजय शाह मुलाकात करने पहुंचे। तीनों के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई। हालांकि तीनों ने ही इसे एक सौजन्य भेंट करार दिया है, लेकिन इसके सियासी मायने कहीं न कहीं निकाले जा रहे हैं, वो भी तब जबकि मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और तारीख बदलती जा रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये मुलाकातें कहीं न कहीं दबाव बनाने की राजनीति भी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में फिलहाल कैबिनेट में केवल 5 मंत्री शामिल हैं, जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है। कई बार मंत्रिमंडल की तारीखें सामने आ चुकी हैं, लेकिन हर बार ये टाल दिया गया। ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने विनिंग फार्मूला तैयार किया है। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले कांग्रेस की एक टीम तैयार करने का फैसला किया है। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामनिवास रावत, इसके अलावा पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव, अशोक सिंह, केपी सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह को जिम्मेदारी दी जा रही है। ये टीम पूरे ग्वालियर चंबल इलाके की 16 सीटों पर चुनाव प्रचार करने और रणनीति बनाने का काम करेगी। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी और पार्टी ने तय किया है कि सिंधिया के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी किसी चेहरे को घोषित नहीं करेगी, बल्कि कांग्रेस की पार्टी की टीम तैयार करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा और यही टीम पार्टी प्रत्याशियों के चयन से लेकर रणनीति बनाने तक का काम करेगी। किसानों की समस्याओं को लेकर चक्का जाम करना आलोट के विधायक मनोज चावला के लिए महंगा साबित हुआ। बीती रात आलोट थाना पुलिस ने विधायक के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं इस पूरी कार्रवाई को विधायक मनोज चावला ने बदले की कार्रवाई बताया है। दरअसल पूरा वाकया 2 दिन पहले का है, जब किसानों की परेशानियों को लेकर आलोट विधायक मनोज चावला आलोट स्थित कृषि उपज मंडी के बाहर चक्का जाम कर धरने पर बैठ गए थे। यही बात प्रशासन को नागवार गुजरी और बीती रात पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर आलोट थाना पुलिस ने विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ में लॉकडाउन की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं, विधायक के दूसरे समर्थकों के खिलाफ भी पुलिस ने 2 अन्य मामले लॉकडाउन के ही दर्ज किए हैं। वहीं पूरे कार्रवाई को विधायक मनोज चावला ने बदले की कार्रवाई बताया है। मनोज चावला का कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के इशारे पर पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें खरीदने की कोशिश की थी और मना करने के बाद अब वे बदला लेने पर उतर आए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे कमलेश साहू ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गोपाल भार्गव के कोरोना टेस्ट की मांग की है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के स्टाफ और लंगर के कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी रहे कमलेश साहू ने गोपाल भार्गव के कोरोना टेस्ट की मांग उठाई है। कमलेश साहू का कहना है कि वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव की उम्र 70 के पार है और वह बिना मास्क और ग्लव्स के लगातार लंगर के कर्मचारियों के साथ लंगर स्थल पर पहुंचे थे और कर्मचारियों के साथ खाना भी खाया था। खाना देने के लिए प्रवासी श्रमिकों के संपर्क में भी आए हैं। ऐसे में उनको कोरोना टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि इसके लक्षण शुरुआत में समझ नहीं आते लेकिन बाद में दिखाई देते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान से निवेदन कर रहा हूं कि वह गोपाल भार्गव का टेस्ट कराएं और उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करें। दरअसल कमलेश साहू का कहना है कि अगर पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव कोरोना संक्रमित होते हैं तो उनके संपर्क में आने वाले रोजाना कई अधिकारी व कर्मचारियों का कोरोना संक्रमित होने का डर है। हाईकोर्ट निर्देश के बावजूद शराब ठेकेदारों पर कार्रवाई को हाईकोर्ट ने अवमानना के दायरे में माना और इस लिहाज से आबकारी आयुक्त समेत वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव को अवमान नोटिस जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदार और सरकार के बीच का विवाद फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। शराब ठेकेदारों की ओर से दायर की गई याचिका पर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता ठेकेदारों की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क देना शुरू किए, लेकिन आज समय अभाव के चलते याचिकाकर्ताओं की बात पूरी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से कल भी याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट में एक आवेदन भी दिया गया, जिसमें कहा गया कि पिछली सुनवाई पर सरकार की ओर से हाईकोर्ट में आश्वासन दिया गया था कि शराब ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद
बावजूद भी मध्य प्रदेश में कुछ शराब ठेकेदारों पर सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई। याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर हाईकोर्ट ने आबकारी आयुक्त और वाणिज्य कर के प्रमुख सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। समय अभाव के चलते आज मामलों पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और कल पुनः सुबह से इन याचिकाओं पर सुनवाई फिर शुरू होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते स्कूल और शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से बंद है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में भी बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है, यानी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था अब सरकार कर रही है। और आप देख सकते हैं कि शासकीय प्राथमिक शाला सूरज नगर में जो बच्चे हैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने अभिभावकों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और ये जो अनाज है मध्याह्न भोजन का ये बच्चों को वितरित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं अपना थैला लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और अनाज यहाँ पर लेने के लिए पहुँचे। हालांकि अनाज तो यहाँ पर दिया जा रहा है मई और जून महीने का। इससे पहले सरकार ने जो राशन और खाद्य सुरक्षा भत्ता है, यानी इस गेहूं से अनाज पकाने के लिए जो भी सामग्री लगती है वो पूरी सामग्री के लिए जो भत्ता है वो इनके पालकों के खातों में जमा कराया है। यानी अब तक प्रदेश भर के 66 लाख विद्यार्थियों के खातों में 146 करोड़ की राशि जमा हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो गेहूं और चावल वितरित किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो बच्चों के पालक हैं वो यहाँ पर पहुँचे। स्कूल के प्रिंसिपल उन्हीं जानते सर, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं पालक, तो किस तरह से ये वितरण किया जाता है? ये हम लोग जो है 3 किलो 600 ग्राम गेहूँ दे रहे हैं और 3 किलो 400 ग्राम चावल दे रहे हैं और सब बच्चों को बुलाया है, आज सब लोगों को बांट रहे हैं। 3 किलो 600 ग्राम गेहूँ दे रहे हैं और 3 किलो 400 ग्राम चावल दे रहे हैं। कितने महीने के अंतराल से वितरण हो रहा है? नहीं, अभी तो पहली बार हुआ है, ये मई जून का हुआ है। तो बिल्कुल ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और ये जो बड़ी संख्या आप देख रहे हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए यहाँ पर बच्चों और पालकों को बिठाया गया है। और मई और जून महीने का जो खाद्यान्न है वो स्कूलों में बुलाकर पालकों को दिया जा रहा है, ताकि जो स्कूलों में मध्याह्न भोजन बच्चों को दिया जाता है इस लॉकडाउन कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान, जबकि स्कूल बंद है, तो वो घर पर ही अपना खाने का इंतजाम कर सके, यानी परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा ना हो। इंदौर से पश्चिम बंगाल के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन यहाँ पर चलाई गई है, जिसमें करीब 2 महीने से फंसे यहाँ पर जो मजदूर लोग हैं उनको पश्चिम बंगाल उनके घरों को भेजा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो बसें हैं इनमें भरकर लोगों को लाया जा रहा है और उनको ट्रेन में यहाँ पर बिठाया जा रहा है। करीब 1500 से ज़्यादा लोग हैं जिनको इस ट्रेन में बिठाकर रवाना किया जा रहा है। काफ़ी लंबे अरसे से ये लोग अपने घर जाने का इंतज़ार कर रहे थे और तमाम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार भी लगा रहे थे कि उनको उनके घर भिजवा दिया जाए, क्योंकि कोरोना का संकट काल यहाँ पर चल रहा है और अब सरकार ने उनके लिए व्यवस्था कर दी है। तो आज ये यहाँ से रवाना हो रहे हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन है जो यहाँ से रवाना होगी। इसके पहले 2 ट्रेनें, एक ट्रेन कटनी के लिए और रीवा के लिए भी यहाँ से रवाना की गई थी। ये तीसरी ट्रेन है जो पश्चिम बंगाल के लिए रवाना की गई है। राजभवन के कंटेनमेंट मुक्त होने पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कल राजभवन से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी जिसमें राजभवन को कंटेनमेंट मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन आज आई शहर के पॉजिटिव मरीजों की लिस्ट में राजभवन से फिर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसके बाद राजभवन में हड़कंप तो मच ही गया है और नियम अनुसार किसी भी क्षेत्र को कंटेनमेंट मुक्त होने में 21 दिन लगते हैं। और जब राजभवन को कल कंटेनमेंट मुक्त घोषित किया गया है तो अब इस पे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। शहर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में आज शहर में फिर नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें राजभवन में एक और नया संक्रमित मरीज मिला है। कल ही राजभवन को कंटेनमेंट मुक्त घोषित किया गया है। राजभवन की ओर से कल एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी जिसमें ये घोषणा की गई थी कि राजभवन अब कंटेनमेंट मुक्त है। 6 दिन में ही ये प्रक्रिया हो गई कि राजभवन कोरोना मुक्त हो गया। जिला प्रशासन की ओर से राजभवन को कंटेनमेंट फ्री करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सोमवार को जिला प्रशासन की ओर से जारी कंटेनमेंट एरिया की सूची में राजभवन शामिल है। सूचना के मुताबिक राजभवन में मिले पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर रोशनपुरा चौराहे पर स्थित एक गेस्ट हाउस में क्वारंटाइन किया गया है। राजभवन के अफसरों ने इस वजह से प्रेस नोट जारी कर राजभवन कैंपस को कंटेनमेंट फ्री करने की सूचना जारी कर दी, लेकिन नियम अनुसार 21 दिनों में किसी क्षेत्र को कंटेनमेंट से फ्री किया जाता है, जबकि राजभवन के अफसरों ने खुद आदेश जारी कर 6 दिन में ही कंटेनमेंट फ्री
घोषित कर दिया है राजभवन को। इससे अब राजभवन के कंटेनमेंट मुक्त होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजभवन में अब तक कुल 11 लोग पॉजिटिव मिल चुके हैं। अफसरों के अनुसार राजभवन को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। ज़रूरत पड़ने पर लोगों को आइसोलेट और क्वारंटाइन भी किया गया है और जो पॉजिटिव मरीज मिले हैं उन्हें हॉस्पिटल्स में भर्ती भी कराया गया है। लेकिन अब जब कंटेनमेंट मुक्त घोषित कर दिया गया है राजभवन को, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि फिर से एक पॉजिटिव मरीज मिलना किस हद तक राजभवन को सुरक्षित बनाता है। ऐसे में अफसरों को ज़रूरत है हर कदम फूंक फूंक कर रखने की, ताकि कोरोना का संक्रमण और ज़्यादा ना बढ़े। किसी भी मर्ज का इलाज करने के लिए कहते हैं दवा के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत पड़ती है। कोरोना वायरस के इलाज की कोई सटीक वैक्सीन तो अब तक बाजार में नहीं आई है, लेकिन लोगों की रक्षा करने के लिए खुद कोरोना महादेव ज़रूर मैदान में उतर आए हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये कोरोना महादेव कौन है, तो हम आपको बता देते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद भोले बाबा महादेव हैं। बैतूल के चिचोली थाना परिसर में यहाँ के पूर्व थाना प्रभारी ने अपने सेवानिवृत्ति के पहले भोले बाबा की एक प्रतिमा स्थापित की, जिसका नाम उन्होंने कोरोना महादेव रखा है। चूँकि ये मूर्ति कोरोना काल के संक्रमण के दौरान यहाँ स्थापित की गई है और अब तक चिचोली ब्लॉक में एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला है, इस कारण इनका मानना था कि इस प्रतिमा का नाम कोरोना महादेव रखा जाएगा। अब कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन कब तक बाजार में आता है ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लोगों को ये उम्मीद ज़रूर है कि कोरोना महादेव लंबे समय तक उनकी रक्षा ज़रूर करेंगे। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। केंद्र सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में 53 रुपए की वृद्धि की है और उन्होंने ये दावा किया है कि ये किसानों के हित में है।
वहीं इस वृद्धि के बाद के साथ ही छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि धान के समर्थन मूल्य में 53 रुपए की वृद्धि देश भर के जो धान उत्पादन करने वाले किसान हैं उनका अपमान है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार लगातार जुमले पर जुमला दे रही है और ये जो समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है वो भी एक तरह का जुमला ही है। उन्होंने कहा कि जिन 14 फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है उसमें से 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में जो वृद्धि हुई है वो 5% से भी कम है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महंगाई दर बढ़ रही है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो वृद्धि काफी कम है। रविंद्र चौबे ने कहा कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो लगातार किसानों के हित के साथ खिलवाड़ कर रही है। देश भर के किसान इस लॉकडाउन के समय में, कोरोना के संकट काल के समय एक बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि लगातार राज्य की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, किसानों का जीवन स्तर उठाने का काम कर रही है, उसके बाद अगर हम केंद्र से कुछ किसानों के लिए मांगते हैं तो कोई सहयोग नहीं मिलता। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से कृषि जो उपकरण है उनके दाम बढ़ रहे हैं और जिस तरह से कृषि की लागत लगातार बढ़ रही है, उसके बाद में उम्मीद की जा रही थी कि समर्थन मूल्य में अच्छी खासी वृद्धि होगी। लेकिन जिस तरह से लगातार देख रहे हैं कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी किसानों के साथ में वादा खिलाफी हुई थी और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में किसानों के साथ वादा खिलाफी हो रही है। उन्होंने कहा कि देश भर के किसान देख रहे हैं कि किस तरीके से केवल जुमलेबाजी की जा रही है और किसानों के हित को दरकिनार किया जा रहा है। नक्सल मोर्चे पे तैनात जवानों में अक्सर निराशा घर कर जाती है। यही वजह है कि कई बार जो है जवान आत्महत्या कर लेते हैं और ये मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। इतना ही नहीं, नारायणपुर में पिछले साल दिसंबर के महीने में एक दूसरे पर गोलियां भी चला दी गई थी जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। जाहिर है विपरीत परिस्थितियों में हमारे जवान काम करते हैं और ऐसे में कई बार छुट्टियों का टोटा हो जाता है और उनको घर जाने को नहीं मिलता। इसके अलावा भी कई दूसरे कारण है जिसके कारण से जवान आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। जाहिर तौर पर इसे दूर करने के प्रयास अब पुलिस विभाग ने शुरू किए हैं और डीजीपी अवस्थी ने इसको लेकर एक बैठक बुलाई है जिसमें न केवल पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं बल्कि साथ ही जो मनोचिकित्सक हैं लीला गुप्ता उनको भी शामिल किया गया है। टिप्स लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से जवानों के बीच जो निराशा है उसको दूर किया जा सकता है और इस तमाम जो है प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जवानों को बेहतर उनको माहौल दिया जा सके और वो आत्महत्या जैसे कदमों से दूर हो सके। जशपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। जशपुर जिले के 8 ब्लॉकों में अब तक 41 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जिले के 8 विकास खंडों में से 3 विकास खंडों को रेड जोन और 3 विकास खंडों को ऑरेंज जोन बनाया गया है। रेड जोन में प्रशासन ने आवाजाही और दुकानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, तो वहीं ऑरेंज जोन में कुछ रियायतें दी गई है। कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है। रेड जोन में सशस्त्र बलों के साथ जिला पुलिस बल की भी तैनाती की गई है और इसके साथ साथ जो है ऑरेंज जोन में भी सशस्त्र बल और जिला पुलिस बल तैनात है। पुलिस और प्रशासन मिलकर लगातार जो है क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिले से अब तक सैकड़ों सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। कोरोना को लेकर हमने प्रशासन से बात की तो प्रशासन का कहना था कि जिले से अब तक सैकड़ों सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, उन सैंपलों के रिपोर्ट अभी आने बाकी हैं। प्रशासन का कहना है कि कुछ रिपोर्ट आने बाकी हैं, उन रिपोर्टों में से भी अभी कई मरीज कोरोना पॉजिटिव निकल सकते हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या के बढ़ने से स्थानीय लोग तो चिंतित हैं ही, प्रशासन के माथे पर भी चिंता की लकीरें दिखने लगी है। छत्तीसगढ़ के मौसम में काफ़ी तेजी से बदलाव हो रहा है। आज कबीरधाम, रायपुर, महासमुंद, रायगढ़ सहित कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। साथ ही साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने नौकाश जारी करते हुए ये चेतावनी दी है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है, चूंकि मानसून 1 जून को केरल में आ चुका है, तो ये भी संभावना जताया जा रहा है कि जगदलपुर में यह मानसून 12 से 15 जून तक टच कर जाएगा। इसके साथ ही साथ 25 जून तक पूरे छत्तीसगढ़ को मानसून कवर कर लेगा और मौसम विभाग ने इस वक्त जो अनुमान जारी किया है उसे यही लग रहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश होगी, बेहतर बारिश होगी, क्योंकि जिस तरह से जो सिस्टम बन रहे हैं उसके आसार यही कह रहा है कि इस बार छत्तीसगढ़ में अच्छी वर्षा होगी और जून माह में ही खेती का कार्य शुरू हो जाएगा। भीषण गर्मी के चलते इन दिनों जो जंगली जानवर है वो रिहायशी इलाके में आने लगे हैं, जिसके चलते लोगों में खासा दहशत का माहौल देखा जा रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस का खौफ जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं पर तापमान के बढ़ने से भूख प्यास से व्याकुल जंगली जानवर बस्ती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।
जिससे कि अब इन जंगली जानवरों से लोगों में भी खौफ बना हुआ है। नगर के आसपास के गांव में पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जंगली जानवर पत्थरों की गर्मी से बचने के लिए पहाड़ से नीचे उतरते हैं और दिन भर यहाँ वहाँ बस्तियों में तो नदी तालाब की ओर दिखाई दे रहे हैं। पहले तो जंगली जानवर शाम के समय गांव में आते थे, लेकिन मई जून के माह में गर्मी अपने शिखर पर रहती है। इस दौरान तापमान 45 डिग्री के आसपास चला जाता है, जिससे कि पहाड़ी क्षेत्र में जंगली जानवरों की प्यास बुझाने के लिए बनाए गए तालाब सूख जाते हैं, जिससे कि ये जंगली जानवर अपना प्यास बुझाने के लिए गांव में तालाब की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। कई बार वन विभाग को भी इसकी सूचना दिया गया, लेकिन जब तक वन विभाग अमला मौके पर पहुंचते तब तक जंगली जानवर भाग जाते हैं। वही वन विभाग इसकी और कोई ध्यान नहीं देने से लोगों में खासा आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है।